Hello and good afternoon, everyone. My name is Adil Ashraf and I have done my BTech from NIT Sinnar in the Chemical Engineering Department. तो बेटा आज जो हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 9 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पिछले जो है 8 लेक्चर में हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको कवर कर लिया है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो है हमने डिस्कस किया था वो था इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम में थोड़ा सा आपको रिकैप करवाता हूं। अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और यहां पर अगर हमारे पास दूसरा चार्ज पार्टिकल है, अगर इसके ऊपर जो चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2 और इनके बीच में सेपरेशन अगर हमारे पास R है, तो फॉर एग्जांपल अगर इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो है F। पहले वैक्यूम में इन दो चार्ज पार्टिकल को हमने वैक्यूम में रखा या एयर में रखा, तो हमने देखा इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा था, तो वो हमारे पास कितना था, F था। लेकिन जब हमने इन दो चार्ज पार्टिकल्स को उठाकर एक मीडियम के अंदर डुबो दिया, ठीक है, एक मीडियम के अंदर क्या किया, इनको डुबो दिया, इन दोनों का चार्ज भी हमने सेम ही रखा और इनके बीच में सेपरेशन को भी सेम रखा, यानी कि जितने दूर ये हवा में थे उतने ही दूर हमने इस मीडियम के अंदर भी रखे और मीडियम का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हमने 4 मान लिया। तो अब यहां पर कितना फोर्स होगा, आप बोलोगे सर आपने सीधे बोला था जो अब यहां पर जो नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो हमारे पास क्या होगा, पहले जितना फोर्स लग रहा था डिवाइड बाई के, या डिवाइड बाई आपने बोला था कभी कभी के को हम ऐसे भी लिखते हैं, ई आर भी लिखते हैं, और वो कितना दिया हुआ 4, दैट मींस यहां पर जो है 4 टाइम जो है वो फोर्स कम होगा। दैट मींस अगर यहां पर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा था, तो अब जब मैं इसको इस मीडियम के अंदर रखूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, दैट मींस अब यहां पर जो उसका 4 गुना कम होगा, दैट मींस यहां पर फोर्स लगेगा 25 न्यूटन सिर्फ। क्या इतना क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास जो है इफेक्ट ऑफ मीडियम था। तो अब में एक दो क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली आते हैं, नीट में पूछे गए हैं, मेंस ने अभी तक उतना नहीं पूछा है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अगर हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पर जो है हमारे पास दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2 है और इनके बीच में सेपरेशन है R और इनके बीच में हमारे पास कितना फोर्स लग रहा था F। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, कुछ टाइम बाद हमने इनको उठाकर एक मीडियम के अंदर जो है डाल दिया था, ठीक है, एक मीडियम के अंदर इनको क्या किया, डाल दिया। जिन दो चार्जेस का दोनों का चार्ज सेम रखा, अगर यहाँ पे Q1 यहाँ भी Q1 और इसका Q2 है तो इसका चार्ज भी Q2 ही रखा और इनके बीच में जो है सेपरेशन वो भी सेम रखा। लेकिन अब जब इन्होंने देखा तो इन्होंने देखा जब यहाँ पे नेट फोर्स इनको मिला वो इनको F/4 मिला, तो इन्होंने बताया फाइंड करिए आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यार सीधे के, वो आप बताइए उसकी क्या वैल्यू होगी। आप बोलोगे सर आपने सीधे कहा जब भी हम मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल को डालते हैं उनमें जो नेट फोर्स होता है वो पहले क्या होता है, वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है डिवाइड बाई के। तो आप कह रहे हो वो फोर्स हमें नेट फोर्स कितना यहाँ पे दिया है, F/4, दैट मींस सीधे हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो है K की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है। और ये क्वेश्चन आपको मतलब उम्मीद नहीं होगी, ये AIPMT ने ये पूछा हुआ सवाल है, तकरीबन 2003-2002 के आसपास जो है ये सवाल एज इट इज पूछा गया था। उसने कहा था जब दो चार्ज पार्टिकल हमने वैक्यूम में रखे उनके बीच में लगने वाला फोर्स है, उन चार्ज पार्टिकल्स को एज इट इज उठाया, चार्ज भी सेम रखा, सेपरेशन भी सेम रखा, तो नया फोर्स जो हमने ऑब्जर्व किया वो F/4 था। बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हुआ, जितने टाइम फोर्स डिक्रीज हुआ वही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हुआ, 4 टाइम्स, दैट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। क्या इतना क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास जो है इफेक्ट ऑफ मीडियम वाले जो है सवाल डायरेक्टली अगर पूछा जाएगा तो ऐसे होते हैं। अब हमने एक सवाल और किया था, थोड़ा कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो हमें तैयार रहना होगा। पहले आप स्क्रीन को पॉज करिए और इतना जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। फर्दर जो है अब हम और एक सवाल के ऊपर आ जाते हैं, ध्यान से देखना। हमने एक ऐसा सवाल किया था, हमने एक जो है ट्रायंगल लिया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पर एक चार्ज को रखा था, ठीक है, 3 इक्वल चार्जेस रखे थे, यहां पर दूसरा चार्ज और यहां पर तीसरा चार्ज था। तो मैंने आपको पूछा था आपको इस चार्ज के ऊपर जो है नेट फोर्स निकालना है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारे जो एंगल होंगे 60 डिग्री होंगे, तो सर ये सारा हम L जो है मान लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर सिंपली ये जो Q है ये इसको इधर रिपल करेगा, कितने फोर्स से K, इसका चार्ज कितना Q, इसका चार्ज कितना Q, डिवाइड बाई कितना सेपरेशन L, उसका स्क्वायर, ठीक है सर।
तो सर ये चार्ज भी इस चार्ज को क्या करेगा सर, रिपल करेगा। कितने फोर्स के साथ, के, इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज भी कितना है क्यू, डिवाइड बाय कितना है एल स्क्वायर। क्या ये दोनों फोर्स एक जैसे हैं? क्या इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है? जब दो फोर्सेस एक जैसे होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंगल 60 डिग्री होगा, तो इनका रिजल्टेंट बेटा बीच से निकलता है। एफ नेट जो आएगा वो कितना आता है सर, वो √3 टाइम्स आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास नेट फोर्स जो है, ये सवाल हमने पहले किया था। तो सर आप ये सवाल फिर से क्यों करवा रहे थे? ये पहले वैक्यूम में था तो इतना फोर्स लग रहा था, अब मैं इन तीनों चार्ज पार्टिकल को एक मीडियम के अंदर डुबाऊंगा। क्या करूंगा? इनको एक मीडियम के अंदर में डुबा दूंगा। ठीक है सर, मीडियम के अंदर डुबा दिया आपने। आप बताइए सर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? मैंने कहा √3 टाइम्स। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? √3 टाइम्स। तो आप मुझे बताइए नेट फोर्स कितना होगा? आप बोलोगे जो नया नेट फोर्स होगा वो सिंपली होगा वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा था डिवाइड बाई, तो उसको उसमें एफ नॉट से लिखता हूं, डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है हमारे पास? √3। तो वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा था? √3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और डिवाइड होगा √3 कैंसल, तो आंसर आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और ये कितना आसान सवाल है, और आपको ताजुब होगा ये आईआईपीएमटी और पहले जो है नीट ने ये सवाल पूछा हुआ है। क्या इतना क्लियर है? क्या बहुत आसान लग रहा है आपको? क्लियर है इतना? आई होप आपको ये, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज जो है हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा टाइम हमने इन पे दिए हैं। आप देखो यहां तक पहुंचने के लिए हमने 8 लेक्चर लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, क्योंकि मैंने बहुत आराम से बोला। अगर मैं और आराम से बोलूंगा तो 1 महीना लगेगा, लेकिन उतना हमें नहीं देना है। हमें इसको गिवन 15 या 16 लेक्चर में क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, तो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए बेटा, आराम से स्क्रीन को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। आई होप आपने कर दिया होगा। अब जो है और एक सवाल जो है वो मैं यहां पर लेता हूं। देखो बेटा क्या होता है हमारे पास, एक जो है सवाल सिंपल देखिए, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहां पर मैंने एक चार्ज रखा है -q, और इधर पर मैंने एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m और इसका चार्ज है +q। इसका चार्ज क्या है? +q। इसका चार्ज है -q। इनके बीच का सेपरेशन है l। इनके बीच का सेपरेशन है l। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस स्मूथ सरफेस नहीं है, ये सरफेस जो है फ्रिक्शन वाली सरफेस है, और इसका जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? म्यू है। तो क्वेश्चन है कि देखो ऑब्वियसली ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा बेटा? खींचेगा। ऑब्वियसली ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे के पास जाना चाहेंगे, लेकिन सरफेस के ऊपर क्या है? फ्रिक्शन है। जैसे ही ये जाना चाहेंगे, जैसे ही एक दूसरे के पास जाना चाहेंगे, तो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन अपना रोल अदा करेगा। जैसे ही ये -q +q एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वैसे ही फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में जो है अपना फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में? सर फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्या करेगा? आजमाएगा। हमें जो है फ्रिक्शन की वो वैल्यू निकालनी है, समझ आ गया? ताकि ये दो जो है एक दूसरे के आसपास जो है नहीं जा पाए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फ्रिक्शन की? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो ताकि ये दो जो है एक दूसरे से नहीं टकरा पाए या एक दूसरे के आसपास ना जा पाए। तो आप बोलोगे सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने कहा था आपको क्या करना है, ये जो ब्लॉक है इसको आप देखो, इस ब्लॉक को इधर खींच रहा होगा -q इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कितना वैल्यू होगा? k, इसका चार्ज q, इसका चार्ज Q डिवाइड बाय l स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये सर इसको खींच रहा होगा, लेकिन सर हमें इसको जाने नहीं देना है, इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए कौन आएगा यहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी, और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता होता है म्यू इंटू एन होता है। तो आपको पता होगा इसको नीचे लगेगा mg जो अर्थ खींच रहा होगा, और इधर सरफेस ऊपर की तरफ क्या दे रही होगी? नॉर्मल। तो हम सीधे कह सकते हैं नॉर्मल किसके बराबर है हमारे पास? mg के बराबर। दैट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होगी? म्यू इनटू नॉर्मल की जगह हम क्या डालेंगे? mg। ये म्यू एस है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो सर आप कह रहे हो ये जो वैल्यू है इसको इससे दैट मींस ये इसको इधर खींच रहा है और वो उधर खींच रहा है, हमें इसको उधर नहीं जाने देना है, -q की तरफ नहीं जाने देना है। दैट मींस फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को आजमाएगा। दैट मींस आप कहना चाह रहे हो म्यू mg क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर या बराबर, या तो ज्यादा हो या कम से कम बराबर हो।
तभी तो इसको रोक पाएगा। ये दो अगर बराबर होंगे तो भी रुकेगा, अगर ज्यादा होगा तो रुकेगा ही। किसके बराबर? के क्यू, कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को अगर उसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो वो बोलेगा मैंने इस पूरे सिस्टम को आप क्या कर दिया, एक मीडियम के अंदर डुबो दिया, एक मीडियम के अंदर डुबो दिया, फॉर एग्जांपल ऑयल में, वाटर में, जिसका उसने जो है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है फॉर एग्जांपल 5। तो अब बताइए क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन तो इतनी लगेगी, ग्रेटर और इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। क्या इतनी फोर्स कब लग रही थी? जब ये वैक्यूम में था, एयर में था, लेकिन जब मैं मीडियम में डुबाऊंगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, दैट मींस ये 5 टाइम्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? तो चलिए अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टार्ट, जो है पेंडुलम वाले सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा पेंडुलम वाले सवाल, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन जेईई मेंस ने 5 से 7 बार जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है अलग अलग तरीके से, और नीट ने भी तकरीबन 9 से 10 बार इस टॉपिक के ऊपर जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, और हर एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। तो पहले 10 मिनट मैंने बहुत तेज पढ़ा है, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीजें हम पढ़ चुके थे और उतना मुश्किल नहीं था, बहुत इजी टॉपिक था, इसलिए बहुत तेज चलना पड़ा। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा स्लो हो जाऊंगा मैं यहां से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हम इनको पहली बार जो है कर रहे हैं। तो सिंपल देखिए, आपके पास इस तरीके से जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, एक जो है इस तरीके से, आप भी साथ साथ में बनाइए। यहां पर हमने एक रस्सी ली, ठीक है, इसका मास हमने m रखा और इसके ऊपर चार्ज रखा q, और इधर से हमने और एक चार्ज है हमारे पास यहां पर जिसका मास m है, और इन दोनों का एंगल जो है यहां पर थीटा है। ठीक है, और ये लेंथ है l। ठीक है, ये लेंथ हमारे पास l है, और इस रस्सी की लेंथ भी क्या है हमारे पास, l है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद रखना ये एंगल बहुत छोटा एंगल होता है, ये एंगल बहुत छोटा एंगल होता है, याद रखना ये एंगल बहुत छोटा एंगल है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द चार्जेस, शाबाश आप भी लिखिए, द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। चार्ज किसमें, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दैट मींस ये जो है पहले ये पास पास में थे, जैसे हमने इनको चार्ज दिया ये थोड़े थोड़े दूर हो गए, और एक टाइम के बाद अब ये रुक गए। देखो पहले पास पास थे, जब हमने इनके ऊपर चार्ज रखा, एक दूसरे को रिपल किया रिपल किया रिपल किया, थोड़े से दूर हो गए, थोड़े से दूर हो गए, लेकिन इसके बाद जो है अब ये फर्दर दूर नहीं हो रहे, दैट मींस अब ये रुके हुए हैं। तो दैट मींस अब ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अब हमारे पास किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। बहुत बढ़िया। तो आपको पहली चीज जो है फाइंड करनी है, यहां पर सबसे पहले आपको ये एंगल निकालना है, दैट मींस आपको एंगल फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू। और दूसरी चीज, क्योंकि ये जितना जितना दूर होंगे उतना उतना इस रस्सी में क्या आएगा, खिंचाव आएगा, खिंचाव आएगा तो इस रस्सी में क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो दैट मींस सेकंड चीज जो आपको फाइंड करनी है वो हमारे पास टेंशन है। दैट मींस दो चीजें हमें इस प्रॉब्लम में पहले निकालनी आनी चाहिए, और धीरे धीरे आप देखोगे हम इस क्वेश्चन को किस लेवल तक जो है उठाकर ले जाएंगे। ठीक है सर आप कह रहे हो इक्विलिब्रियम में, तो सबसे पहले जो है सर आपने सिखाया जब भी अलग तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप उस पर क्या देखो, उस पर नेट फोर्स देखो क्या हो रहा है। सर आपने कहा ये मास m है, ओबियसली तो इसको नीचे जो है कौन खींचेगा, इसको अर्थ खींचेगी, कितने फोर्स से, mg फोर्स से। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर, तो ओबियसली इसको भी नीचे किससे खींचेगी, mg फोर्स से। तो अभी हम किसी एक पे देख लेते हैं, अभी हम किसी एक पे जो है देखेंगे। ठीक है, तो सर ये चार्ज क्यों, ये चार्ज क्यों, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे सर, ये रिपल करेंगे, कितने फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो ये भी इसको क्या करेगा, इधर रिपल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। सर कितनी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के। ठीक है, इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज भी क्यू, दैट मींस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, लेट हम उसको आर मान लेते हैं अभी, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना जो है हमें समझ आ रहा है। सर अभी जो है लेकिन एक चीज है, इस रस्सी में जो है आपने अभी कहा खिंचाव आएगा, तो दैट मींस इसमें क्या होगी, डेवलप टेंशन होगी। ठीक है, तो सर देखिए अगर मैं ऐसा करूं,
अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होता है? देखो अगर ये z बन रहा है ना ऐसे, हाँ, तो ये एंगल जितना होता है उतना ही एंगल ये भी होता है। क्लियर है? हाँ सर। तो सर हमको जो समझ आ रहा है, आप कह रहे हो अगर ये एंगल थीटा है तो सर ये एंगल भी थीटा होगा और इस रस्सी में भी टेंशन जो है वो डेवलप हुई होगी। क्लियर है? हाँ सर। तो सर इस टेंशन के हम दो कंपोनेंट निकाल ले। एक कंपोनेंट इधर आएगा सर, क्या आएगा? टी कॉस थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है। एक कंपोनेंट क्यों कॉस थीटा? क्यों? जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है। ठीक है। एक कंपोनेंट सर इधर आएगा, सर कितना आएगा? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा। तो सर अगर ये इक्विलिब्रियम है दैट मींस ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए और ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, उसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो सर आपने कहा इक्विलिब्रियम दैट मींस ये टी साइन थीटा इस एफ ई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर एफ ई ज्यादा हो गया तो ये फर्दर इधर भागेगा, अगर टी साइन थीटा ज्यादा हो गया तो ये इधर भागेगा, दैट मींस नहीं उधर भाग रहा है नहीं इधर भाग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो है, ये इक्विलिब्रियम पे है, दैट मींस ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए याद रखो, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे हो सर टी साइन थीटा, टी साइन थीटा जो है सर आप कह रहे हो ये एफ ई के बराबर होना चाहिए। हाँ ये मैं बता रहा हूं बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक चीज सर दूसरे कलर से दिखाइए, दूसरे कलर से दिखाइए। ठीक है ठीक है सर, ऊपर लग रहा है टी कॉस थीटा और नीचे लग रहा है mg, तो सर आप कह रहे हो जो हमारे पास टी कॉस थीटा है वो mg के बराबर कर दे। हाँ हाँ ये मैं कह रहा हूं, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? दोनों को डिवाइड कर दूं, थोड़ा इधर करते हैं। चलिए एक इक्वेशन है हमारे पास टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो सर आप कह रहे हो दोनों को डिवाइड कर दे। हाँ दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करोगे आप देखोगे ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास, हाँ बेटा टेन थीटा, दैट मींस ये हमारे पास टेन थीटा के बराबर जो है आ गया। तो ऊपर बचेगा एफ ई और नीचे बचेगा एम जी। तो सर आप कह रहे हो थीटा, क्या सर हमारा आंसर आ गया? नहीं, ये है टेन थीटा और आपको निकालना है थीटा। तो जब भी थीटा निकालना होगा तो ऐसे करते बेटा, थीटा इज इक्वल टू जो चीज यहां है उसको जब उधर ले जाते हैं तो जो भी होगा उसका इनवर्स होगा, टेन इनवर्स। ये चीज जो ऐसी है इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये आपका आंसर हो गया। पहले जो है हमारा पार्ट था एंगल निकालने का, तो हम जो है एंगल निकाल चुके हैं। क्या इतना क्लियर हो रहा है? क्या क्लियरली समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है। सर अब आप हमें सिखाइए ये टेंशन हम कैसे निकालेंगे। हाँ तो देखो बेटा, टेंशन को हम किस तरीके से जो है निकालेंगे, थोड़ा सा जगह देखता हूं मैं जहां पे आपको जो है अच्छे से समझ भी आ जाए। ठीक है तो यहां पर करते हैं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं, दोनों इक्वेशन अभी समझ आएगा मैं इन दो इक्वेशन को क्यों स्क्वायर करूंगा, समझ आ गया? मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करूंगा और उसके बाद ऐड कर दूंगा, स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दूंगा। ठीक है, दैट मींस सर आप कहना चाहते हो आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन जो है आपके पास 2 है, आप उनको स्क्वायरिंग करोगे। क्या करोगे सर? स्क्वायरिंग करोगे एंड फिर उसके बाद ऐड करोगे। ठीक है सर, जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो सर ये बनेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड होंगे और राइट हैंड साइड वाले इक्वलिटी के उधर ऐड होंगे। ठीक है, ये पहले इसको ऐड होगा, टी साइन किसके साथ ऐड होगा? प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? लेफ्ट साइड वाले ऐड हो गए इक्वल टू, तो ये कितने, अब राइट हैंड साइड वाले भी ऐसे ही ऐड होंगे। दैट मींस इधर क्या है? एफ ई का स्क्वायर प्लस इधर क्या है सर? एम जी का होल स्क्वायर। सर समझ आ गया, सर समझ आ गया। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं दोनों इक्वेशन यहां पे देखूं, दोनों टर्म्स में मेरे पास टी स्क्वायर प्रेजेंट है, तो अगर मैं टी स्क्वायर को कॉमन निकालूं, क्या करूंगा सर? टी स्क्वायर को मैं निकालूंगा कॉमन। सर अंदर बच रहा है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपको बच रहा है सर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बच रहा है इधर से एफ ई का स्क्वायर प्लस में एम जी का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर? हाँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ चमक रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ होता है, क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। बहुत बढ़िया, दैट मींस सर इसीलिए आपने स्क्वायर किया क्योंकि आपको पता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दैट मींस ये सारी टर्म किसके बराबर है, ये सारी टर्म 1 के बराबर है। दैट मींस ये टर्म तो सीधे टी स्क्वायर इंटू 1, दैट मींस सिर्फ बचेगा टी स्क्वायर इक्वल टू, सर इधर क्या बचेगा, एफ ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। दैट मींस मेरे पास इतनी टर्म बच रही, क्या मैं इस टर्म को इधर लिखूं, इधर लिखूं मैं, ठीक है मैं इसको इधर लिखता हूं। तो इधर जो है मेरे पास बच गया है टी स्क्वायर इक्वल टू, सर आपको बच गया है एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। लेकिन क्या मुझे टी स्क्वायर चाहिए, नहीं सर मुझे क्या चाहिए, मुझे टी चाहिए। ठीक है साहब, तो टी चाहिए हमें, टी इक्वल टू, तो इसको उधर भेज देंगे तो ये उधर स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे वो वाली टी की बात नहीं हो रही है जो आप टपरी में पीते हो, चाय की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टी मतलब टेंशन। ठीक है, कुछ बंदों का जो है दिमाग बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इधर बचेगा हमारे पास एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। तो दैट मींस टेंशन सीधे हमारे पास आ गई अंडर रूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। क्लियर है इतना? कभी कभी जो है एग्जामिनर सिर्फ इतना ही पूछ लेता है मेंस और नीट तक, लेकिन अगर एडवांस में होगा तो वो पूरा एफ ई की वैल्यू भी आपसे पूछना चाहेगा। तो ये भी हम देखेंगे एफ ई की वैल्यू किसके बराबर आएगी। क्या इतना अभी तक क्लियर हो रहा है? ठीक है सर, ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है। लेकिन सर ये तो कुछ ऐसा लग रहा है अंडर रूट एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, सर ये कैसे, इसका निकाल, ये तो एक तरीका हुआ मैथमेटिकली हमने इसको कैसे निकाला। दूसरा तरीका थोड़ा वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा दिमाग पे थोड़ा सा जोर देंगे। क्या आपको दिख रहा है एफ ई इस तरफ है और एम जी इस तरफ है, क्या सर इनके बीच में एंगल आपको 90 डिग्री लग रहा है? हाँ, दैट मींस इनका रिजल्टेंट कहीं इस तरफ निकल जाएगा। हाँ सर, इनका रिजल्टेंट जो है इस तरफ आ जाएगा। सर अगर 90 डिग्री पे दो वेक्टर होंगे, अगर 90 डिग्री पे दो वेक्टर होते तो उनका रिजल्टेंट सीधे उनका इस तरीके अंडर रूट एक वेक्टर प्लस अंडर रूट दूसरा वेक्टर का स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, दैट मींस इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर आएगा। तो ये तो अगर ये फोर्स ज्यादा हुई और टेंशन कम हुई तो रस्सी टूटेगी और ये नीचे गिरेगा। दैट मींस अगर इक्विलिब्रियम में होना है, ये जो इधर फोर्स लग रही है ये टेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे टेंशन बराबर अंडर रूट एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। समझ आ गया? क्योंकि ये फोर्स इस फोर्स के बराबर आनी चाहिए, तभी ये रुका हुआ रहेगा। क्लियर हुआ? एक तो मैथ ने हमें सिंपल आंसर दिया, जिस बच्चे को ये उतना समझ नहीं आ रहा है वो मैथमेटिकली जाए, क्या यही आंसर बना? हाँ, यही आंसर क्यों आया वो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि एक वेक्टर इस तरफ फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, दूसरा वेक्टर एम जी का इस तरफ, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं उनका रिजल्टेंट सीधे होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। दैट मींस वो यहां से आएगा, ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होनी चाहिए, तभी ये किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम में होगी। दैट मींस मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं टेंशन इक्वल टू अंडर रूट एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ सर, आई होप इतना जो है आपको समझ आ गया होगा। अभी इसको हमें फर्दर डिटेल करना है, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले जो है आप थोड़ा बहुत जो है इसको पहले नोट डाउन करिए, ताकि बोर्ड पे जो है थोड़ी सी जगह हमारे पास ओपन हो जाए और फर्दर हम इसको आगे सॉल्व कर पाए। ठीक है? हाँ, आई होप आपने जो है इतना पहले जो है नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर आपने जो है इतनी चीज को नोट डाउन कर लिया है तो फिर हम फर्दर इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए फर्दर हम इसमें क्या कर सकते हैं। फर्दर देखो, अब ये लेकिन हम एफ ई निकालेंगे कैसे? ये आर हमको वहां पे नहीं दिया होगा, इस आर को कैसे निकालें? तो अगर आप देखोगे ये हमारे पास एल है, क्या है? एल। तो आपको पता होगा इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एल कॉस थीटा, जो कि हमारे किसी भी काम नहीं है अभी, लेकिन एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आएगा एल, हाँ एल साइन थीटा। बहुत बढ़िया। सिमिलरली इस एल का एक कंपोनेंट इधर आएगा एल कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसका नाम होगा एल साइन थीटा। तो मैं क्या बोल दूं, ये जो आर है ये एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, दैट मींस 2l साइन थीटा के बराबर आ गया। दैट मींस आर मेरे पास जो है 2l साइन थीटा के बराबर आ गया। तो दैट मींस अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकता हूं F इज इक्वल टू K Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो R की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे K Q स्क्वायर डिवाइड बाय R की जगह जाएगा 2l साइन थीटा
का होल स्क्वायर। तो ये आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक मिल गई, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपको मिल गया। क्या इतना क्लियर हो रहा है? क्या सारी चीजें अब हमें इस क्वेश्चन में जो है समझ आ गई है? क्लियर हुआ? हाँ। तो आगे जब आप देखोगे ये एंगल बहुत छोटा है, इसका सिग्निफिकेंस हमें आगे देखने को मिलेगा, अभी नहीं। जो हम आगे थोड़े और टफ सवाल करेंगे तो उनमें जो है इसका सिग्निफिकेंस मिलेगा। क्या क्लियर हुआ? तो पहले जो है आप इतना सारा नोट कर दीजिए, फिर हम इसके ऊपर और एनालिसिस करेंगे, अलग अलग टाइप के सवाल इस पे कैसे बन सकते हैं। तो चलिए अब जो हम देखो, अब हम इसका एनालिसिस जो है पूरा केस बाय केस जो है इसका एनालिसिस करेंगे। पहला केस जब हम लेंगे, अगर हमारे पास जो दोनों चार्ज पार्टिकल यहां पर है, जो दो बॉब यहां पर है, अगर इन दोनों का मास भी सेम होगा और चार्ज भी सेम होगा, क्या ये दो एंगल बराबर होंगे? पहला सवाल इस टाइप का पूछा जाता है। एंगल के ऊपर जो है बार बार आपसे सवाल पूछा जाएगा। देखो हमारे पास इन दोनों का मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे? सेम होंगे। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना जो है हमें समझ आ रहा है। सर देखिए, आप कह रहे हो इधर नीचे लगेगा mg, ठीक है सर, इधर लगेगा, दोनों रिपल करेंगे तो इधर लगेगा fe, सर इधर लगेगा टेंशन, और इधर से अगर आप देखोगे, मैं आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाना चाहूंगा, इसमें जो होगा टेंशन, तो ये अगर θ2 है तो क्या ये भी हमारे पास θ2 होगा? तो एक कंपोनेंट इधर निकलेगा t cos θ2, और एक कंपोनेंट सर इसको इस तरफ आएगा t sin θ2। तो क्या ये दो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख दूं? t sin θ2 इक्वल टू fe। हाँ सर लिख लीजिए। क्या ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर कर दूं? t cos θ2 इक्वल टू सर कर दीजिए mg। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, t और t कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos tan थीटा होगा बेटा। tan θ2 इज इक्वल टू fe अपॉन mg मेरे को आ रहा है। दैट मींस θ2 होगा tan इनवर्स, पूरा लिख लेते θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि सर ये टर्म उधर जाके इनवर्स बनती है fe अपॉन mg, जो टर्म यहां है वो एंगल के अंदर चली जाती है। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। सर हमें θ2 तो समझ आ गया। सर आप θ1 निकाल दीजिए, आपने ये कहा बराबर है, तो आप हमें प्रूफ कर दीजिए क्या ये दोनों एंगल बराबर होते हैं या नहीं। ठीक है बेटा, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर हम देखेंगे इसका मास m है, तो इसको नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा mg। बहुत बढ़िया सर। अगर ये चार्ज q है, ये चार्ज भी q है, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। बहुत बढ़िया सर। ये जो है रिपल करेंगे, Fe के बराबर फोर्स आ जाएगा। क्लियर हुआ? जितना फोर्स इसने उसके ऊपर फोर्स लगाया Fe, तो वो भी वापस इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? Fe। क्यों लगाएगा? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं बेटा। बहुत बढ़िया सर। इसमें कितना होगा सर इसमें होगा टेंशन। सर देखिए, आपने कहा अगर ये θ1 है तो सर ये एंगल भी θ1 होगा। टेंशन का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा t cos θ1, ठीक है सर, एक कंपोनेंट इधर आएगा t sin θ1। बहुत बढ़िया। क्या क्लियर हो रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है। तो क्या मैं बोल दूं, ये t sin θ1 इस fe के बराबर होना चाहिए, t sin θ1 होना चाहिए fe के बराबर। क्या मैं बोल दूं, ये t cos θ mg के बराबर होना चाहिए। हाँ सर, t cos θ इक्वल टू होना चाहिए mg। क्या मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, t और t को कैंसिल कर दूं, sin अपॉन cos को tan θ1 इक्वल टू fe अपॉन mg। क्लियर हो रहा है? देखो इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए सर? लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। और कब दोनों एंगल्स बराबर होंगे? tan θ1 बराबर tan θ2। तो यहां से मुझे मिल रहा है tan θ1 बराबर होना चाहिए tan θ2। तो इसका मतलब है ये तभी पॉसिबल है जब θ1 बराबर θ2 होगा। दैट मींस मुझे यहां से जो है कंक्लूजन समझ आ गया। ये एनालिसिस अपनी जगह ठीक है, एनालिसिस आपने कर लिया, आपने समझ लिया, आपको मजा आएगा। क्या बार बार करोगे एग्जाम में? नहीं। तो क्या समझ आ गया? अगर दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, अभी एंड में हम बोलेंगे तो एक ही लाइन हम याद रखेंगे और हमें देखते ही पता चलेगा। लेकिन स्टेप वाइज पहली एनालिसिस हमें पता चली, अगर दोनों का मास सेम है
दोनों का चार्ज सेम है तो दोनों का एंगल बराबर होगा। इसीलिए जो पिछला क्वेश्चन थे वहां पे मैंने सीधे एंगल जो है सेम रखा था आपको बिना पूछे, क्योंकि मुझे पता था। तो पहला जो है स्टेप हमको पता चला, अगर आप भी अपनी कॉपी में लिखिए, अगर मास सेम है, अगर मास सेम है और चार्ज भी सेम है, तो क्या होगा सर? तो एंगल भी सेम रहेंगे, दैट मीन्स सर θ1 इक्वल टू θ2। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप बार बार उछलते क्यों हो? क्योंकि जो है एनर्जी, अगर मैं एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा तो आप भी एनर्जी के साथ पढ़ोगे, आपको भी मजा आएगा। अदरवाइज मैं सुस्त होकर पढ़ाऊंगा तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर, हमने ये पॉइंट लिख लिया, एनालिसिस समझ आ गया, बहुत बढ़िया सर। और एक दिखाइए, आगे क्या होगा। ठीक है, तो उससे पहले जो है आप इसको नोट करिए और फर्दर फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो बेटा चलो अब हम दूसरा जो है चीज अब देखेंगे, कुछ आप चेंज करेंगे। पहले हमने क्या किया, दोनों चार्ज पार्टिकल का चार्ज भी सेम रखा, मास भी सेम रखा। अब हम क्या करेंगे, मास सेम रखेंगे बट दोनों चार्ज पार्टिकल का चार्ज अलग अलग रखेंगे, हम चार्ज अलग अलग रखेंगे। ठीक है सर, चार्ज अलग अलग रखिए जो मन करिए, बहुत बढ़िया सर। चलिए और एक एनालिसिस पे अब हम आ जाते हैं। देखो बेटा बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से। ये क्वेश्चन जो है बहुत डरावने क्वेश्चन होते, खौफनाक वाले क्वेश्चन होते, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आपसे डरेगा। आप जब भी इसको देखोगे 10 सेकंड में 15 सेकंड में आप इसको उड़ा दोगे, दैट मींस ये क्वेश्चन जो है आपसे डरेगा। समझ आ गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर आप क्या कह रहे हो, फिर से आपने एक बॉब लिया है? हाँ, तो मैं इसका मास तो सेम रख रहा हूं लेकिन इसका चार्ज अलग कर रहा हूं, Q1। देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, और एक मास M, इसका चार्ज Q2 कर देते हैं। तो आप देखते हैं एंगल्स पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं। क्या क्या एक ऐसा रहेगा दूसरा ऐसा, या एक ऐसा दूसरा ऐसा, या ये दोनों बरकरार रहेंगे, सेम एंगल पे रहेंगे? देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। हाँ सर, चलिए सर आपने जो है हमें एनालिसिस करना सिखा दिया है, अब हम खुद भी करते हैं। सर चलिए आप भी स्टार्ट करिए, हम भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले इससे स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सर देखिए सर, आपने कहा सर, देखो सर आपने कहा अगर ये होता है θ2 तो सर ये भी हमारे पास θ2 होता है। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा खिंचाव होगा तो उसको किसकी वजह से बैलेंस होगा, इस राशि में क्या आया होगा, टेंशन आया होगा। बहुत बढ़िया सर, ये चार्ज Q1 ये चार्ज Q2, तो सर ये इसको रिपल करेगा Fe फोर्स के साथ। अगर इसने इसको Fe फोर्स के साथ रिपल किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, K। इसका चार्ज कितना होगा, Q1, इसका चार्ज कितना है, Q2, डिवाइड बाय इनके बीच में डिस्टेंस हम मानते हैं R का स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर। सर एक चीज मुझे समझ आ गई, अगर Q1 ने Q2 पे Fe इतना फोर्स लगाया K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो सर उसने भी तो वापस इस पे फोर्स लगाया होगा Fe, उसकी वैल्यू भी होगी K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। इतना जो हमको क्लियर हो गया है सर। ठीक है सर, आप टेंशन की बात कर रहे थे। हाँ, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ गया T cos θ2। हाँ सर, एक कंपोनेंट सर इधर आएगा T sin θ2। हाँ सर, लेकिन सर इसके ऊपर जो मास है उसकी वजह से नीचे इसको फोर्स लगेगा कितना, mg। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो सर ये जो है इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस दाएं वाला फोर्स बाएं वाला, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर। दैट मींस आप कहना चाह रहे हो सर ये जो है T sin θ2 पूरा लिखना, T sin θ2। ठीक है सर, इक्वल टू हो जाएगा Fe के बराबर। हाँ सर, बहुत बढ़िया। और ये ऊपर कंपोनेंट लग रहा है T cos θ2, सर वो होना चाहिए mg के। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, काटा फीटी स्टार्ट कर दूं, T1 TOT खत्म हो गया, साइन अपॉन कॉस, यहां पर जो है tan θ2 इक्वल टू Fe अपॉन mg के बराबर आ गई है। इतना मैं अभी रहने देता हूं। क्या क्लियर है? हाँ सर। देखो मैं यहां पे आपको रटवा नहीं रहा हूं, ये इसके बराबर होगा नहीं, पहले मैं दिखाऊंगा और बाद में एक लाइन बोलूंगा और बस वो लाइन के बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ सर।
ठीक है, तो आगे करते हैं सर। इसमें भी टेंशन होगा सर टी। तो सर आपने भी कहा अगर ये हमारे पास थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा, और इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा 1। बहुत बढ़िया सर, एक कंपोनेंट इधर आएगा टी साइन थीटा 1, और सर इसको नीचे जो फोर्स लगेगा उसका नाम होगा mg। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, क्लियर है सर। सर फिर से टी साइन थीटा बराबर एफ ई के लिख लीजिए, टी साइन थीटा 1 इक्वल टू एफ ई। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, समझ आ रहा है, क्योंकि ये फोर्स इस फोर्स के बराबर आना चाहिए। सर यहाँ भी एफ ई लिखा, यहाँ भी एफ ई लिखा, क्यों? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती है। अगर Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया एफ ई के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो इसने भी वापस फोर्स लगाया होगा एफ ई के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए मैं इधर भी एफ ई लिख रहा हूं। क्लियर है? डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। सर ऊपर जो आपका फोर्स है सर वो है टी कॉस थीटा 1। हाँ सर, और नीचे जो फोर्स है वो है सर mg। सर कर दीजिए डिवाइड, टी और टी काटने में बहुत मजा आ रहा है। साइन अपॉन कॉस tan थीटा 1 आ रहा है सर, tan थीटा 1। सर इधर आ रहा है एफ अपॉन mg, सर इधर आ रहा है एफ अपॉन mg, सर इधर आ रहा है tan थीटा 1, इधर tan थीटा 2। दोनों का राइट हैंड साइड एक बार देख लीजिए, दोनों का राइट हैंड साइड एफ अपॉन mg। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। दैट मींस सर आप क्या कहना चाहते हो? आप कहना चाहते हो टी साइन थीटा 1 सॉरी tan थीटा 1 बराबर होना चाहिए tan थीटा 2 के। सर ये तो तभी होगा जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। सर ये क्या कर दिया आपने? सर जब मास बराबर था, दोनों का चार्ज बराबर था, तब भी ये दोनों एंगल क्या आ रहे थे? बराबर। और अब आपने क्या कर दिया? सर मास तो सेम रखा लेकिन चार्ज भी आपने चेंज किया, लेकिन फिर भी दोनों एंगल क्या हुए? बराबर हुए। दैट मींस यहां पर जो है अभी तक मुझे समझ आ रहा है, चाहे हम चार्ज को सेम रखें या अलग रखें, एंगल पे कोई असर नहीं हो रहा है। चार्ज की वजह से एंगल पर कोई असर नहीं हो रहा है। आप बोलोगे यहां पर क्यों पॉइंट नहीं लिखा है? इसके बाद लिखवाऊंगा, क्योंकि यहां पे लिखवाने का कोई फायदा नहीं है। यहां पर जो है कंक्लूजन हमको समझ आ गया, एंगल पर चार्ज की वजह से, एंगल पर चार्ज की वजह से कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। दैट मींस आप चार्ज दोनों का सेम रखो, अलग अलग रखो, कुछ भी रखो, एंगल को कोई असर नहीं पड़ेगा। एंगल इंडिपेंडेंट है चार्ज से। दैट मींस आपको जो है एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई। आप दो चार्ज पार्टिकल, दो बॉब लीजिए, उनके ऊपर जो है चार्ज चाहे सेम रखिए या अलग रखिए, एंगल बराबर आएगा। एंगल क्या रहेगा? सेम। दोनों साइड एंगल सेम रहेगा। ऑब्वियसली जितना जितना आप चार्ज जो है बढ़ाते जाओगे, ये एंगल थोड़ा क्या होगा? देखो ये एंगल सेम रहेगा, लेकिन जितना मैं चार्ज बढ़ाऊंगा थोड़ा एंगल बड़ा होगा। एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन जितना ये एंगल होगा उतना ही वो एंगल भी होगा। दैट मींस दोनों साइड एंगल बराबर रहेगा। हो सकता है जितना जितना मैं चार्ज बढ़ाऊंगा उतना एंगल बढ़ेगा, लेकिन दोनों साइड का एंगल सेम रहेगा। दैट मींस मुझे समझ आ गया है सर आप कहना क्या चाहते हो। सर थीटा 1 तो थीटा 2 के बराबर ही होगा, एंगल हमेशा बराबर होंगे। लेकिन जितना मैं चार्ज बढ़ाऊंगा सर, जितना मैं Q1 और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि Q1 Q2 में जितना बढ़ाऊंगा, Q1 Q2 यानी कि दोनों का चार्ज में जितना बढ़ाऊंगा उतना मेरा थीटा 1 भी बढ़ेगा एंड थीटा 2 भी बढ़ेगा। लेकिन दोनों सेम बढ़ेंगे और दोनों का एंगल बराबर होगा, लेकिन थोड़े से बढ़ जाएंगे जितना मैं चार्ज बढ़ाऊंगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे। अगर ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 5 कूलम चार्ज रखा, यहाँ पर भी 5 कूलम, तो ये 30 डिग्री आ गया। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे 5 रखा और यहाँ पे 15 कूलम चार्ज कर दिया। दैट मींस अब वैल्यू बढ़ गई। ये दोनों एंगल, फॉर एग्जांपल अब ये हो गया 45, ये भी हो गया 45, दोनों एंगल बढ़ गए, लेकिन दोनों एंगल सेम बढ़ गए। ये भी 45, ये भी 45। क्लियर है? समझ आ गया? हाँ सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो स्क्रीन को एक बार पॉज करिए और इतना जो है आप नोट कर लीजिए। फिर हम जो है थर्ड केस पे आते हैं और आपको तो उसको देख के मजा ही आ जाएगा। ठीक है? हाँ सर, आई होप आपने जो है इतना नोट कर लिया होगा। तो अब हम जो है तीसरे केस की तरफ आ जाते हैं। देखो बेटा, अब हम जो है तीसरा केस अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत आराम से, ये हमारे पास फिर से हमने जो है सिस्टम लिया
जिसमें हमारे पास एक बॉब इस तरफ है और जो है दूसरा बॉब हम इस तरफ लेते हैं। इस बार क्या करेंगे, इसका चार्ज जो है, इसका चार्ज भी हम क्या करेंगे, चार्ज को इस बार सेम रखेंगे। इसका चार्ज भी क्यू, इसका चार्ज भी क्यू। इस बार हम, क्योंकि चार्ज का हम देख चुके हैं, चार्ज की वजह से फर्क नहीं आ रहा है। अब हम चार्ज सेम रखे डिफरेंट रखे, फर्क कोई नहीं पड़ रहा है। दैट मींस अब मैं चार्ज दोनों का क्या रखूंगा, सेम रखूंगा। बट जो मैं एक चीज यहाँ पे चेंज करूंगा, इनका जो है दोनों का मास चेंज कर देंगे। अगर इसका m1 है तो दूसरे का मास m2 कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। दैट मींस यहां पर जो है एंगल, एक एंगल θ1, एक एंगल θ2। सर ये L और L आप रख लीजिए। ठीक है, तो एनालिसिस करके आप जो है देखेंगे क्या होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली हवा हवा में जो है बातें नहीं करते हैं। एनालिसिस करके देखेंगे दोनों एंगल बराबर आते हैं या डिफरेंट आते हैं। चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। ये एंगल अगर सर आपका θ2 है तो सर ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा सर, θ2 होगा। सर इसमें क्या होगा सर, टेंशन होगा। सर ये m2 जो है, इसको सबसे पहले नीचे जो फोर्स लगेगा m2g लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा तो क्या आएगा इसका, t cos θ2। ठीक है सर। एक कंपोनेंट सर इस तरफ आएगा t sin θ2। ठीक है सर। ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, दैट मींस ये दोनों रिपल करेंगे, उनके ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, दोनों का चार्ज सेम है। दैट मींस k² अपॉन r²। अगर मैं इन दोनों की डिस्टेंस को r मान दूं, क्या इतना क्लियर हो रहा है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। सर एक बार एनालिसिस आप लिख लीजिए। देखिए सर यहां पर जो है t sin θ2। ठीक है सर, ये बराबर होना चाहिए Fe के। हाँ सर, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। क्या ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। हाँ सर, दैट मींस जो है हमारे पास t cos θ2 आना चाहिए m2g के बराबर। क्या मैं दोनों का टेंशन काट दूं? ठीक है सर। t sin θ, ये sin अपॉन cos, सर tan θ2 इक्वल टू Fe अपॉन m2g। क्लियर है? हाँ सर। देखो सर, अगर इस पे Fp लगा तो इस पर भी Fe लगेगा। ठीक है सर। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स इस क्यू ने इसके ऊपर लगाया, उतना ही फोर्स ये क्यू भी इसके ऊपर लगाएगा। Fe फोर्स सर, उसकी वैल्यू k² डिवाइड बाय r²। दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन हमें यहां पर डायरेक्शन के साथ नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ खेलना है। ठीक है सर, समझ गए, समझ गए। सर आप क्या कह रहे हो, इसका मास m1 है तो सर इसको जमीन अपनी तरफ खींचेगी m1g के साथ। सर इसमें डेवलप होगा टेंशन। सर अगर ये है θ1 तो सर इसको भी आप कर दीजिए θ1। तो इसका एक कंपोनेंट सर इधर आएगा t cos θ1 और एक कंपोनेंट इधर आएगा t sin θ1। तो सर दाएं वाला फोर्स बाएं वाले फोर्स के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर। ठीक है सर। तो आप कह रहे हो t sin θ1 बराबर कर दूं मैं Fe के। हाँ हाँ हाँ, ऊपर वाला फोर्स सर t cos θ1। ठीक है, किसके बराबर कर दूं सर, m1g के बराबर कर दूं। सर कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। t काटने में मजा आ रहा है, t अपॉन sin अपॉन cos। सर ये आ रहा है सर tan θ1 हमारे पास Fe अपॉन m1g। तो क्या तुमको दिख रहा है, क्या ये दोनों राइट हैंड साइड सेम है? नहीं, ये दोनों राइट हैंड साइड किसको सेम दिख रहे हैं, जिसको सेम दिख रहे हैं मैं उसको बोल रहा हूं अभी बेटा लेक्चर बंद करो, डॉक्टर के पास जाओ और अपनी आंखों का थोड़ा सा टेस्ट करवाओ। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 कभी सेम नहीं होते, 1 और 2 कभी सेम नहीं होते हैं। समझ आ गया? ठीक है सर। tan θ1 Fe अपॉन m1g और यहां पे m2g। दैट मींस ये दोनों का राइट हैंड साइड सेम नहीं है। अगर राइट हैंड साइड सेम नहीं है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड भी सेम नहीं होगा। दैट मींस यहां पर मेरे को समझ आ रहा है सर, जो tan θ1 है वो tan θ2 के बराबर नहीं है। तो सर ये देख के मैं बहुत मायूस हो रहा हूं। दैट मींस आप कहना चाहते हो θ1 और θ2 बराबर नहीं है? नहीं। दैट मींस यहां तक समझ आ गया। दैट मींस θ1 और θ2 आपस में बराबर नहीं है। दैट मींस सर अगर ये बराबर नहीं है, क्या सर इतना ही क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, उसके बाद वो आपको क्वेश्चन पूछेगा अगर ये दोनों एंगल बराबर नहीं है तो कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, इधर देखो ध्यान से, जितना एंगल बड़ा होगा ऑब्वियसली, देखो अगर ये मास भारी होगा, अगर ये मास, ध्यान से देखना, जितना ये मास भारी होगा,
क्या इसको धक्का देना उतना ही मुश्किल होगा। दैट मीन्स ये जितना भारी होगा उतना ही कम ये इधर चलेगा और एंगल उतना छोटा। और लेकिन अगर ये हल्का होगा तो इसको थोड़ा सा भी फोर्स बहुत दूर ले जाएगा। दैट मीन्स एक साइड आप ऐसे करो, रस्सी में एक जो है आप टेनिस की बॉल रखा दो, एक लेदर की बॉल, और फिर उस पे दोनों पे एक फूक मारो। जब फूक, क्योंकि ऑब्वियसली सेम स्पीड से आप फूक मारने की कोशिश करना, जब आप लेदर की बॉल को फूक मारोगे तो थोड़ी बहुत हिलेगी, दैट मींस एंगल बहुत छोटा होगा। लेकिन जब आप टेनिस की बॉल को फूक मारोगे तो वो ऐसे उड़ जाएगी, दैट मींस एंगल बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। दैट मींस मुझे समझ आ रहा है और यहां से भी समझ आ रहा है, जितना मास ज्यादा होगा, दैट मींस डिनोमिनेटर जितना यहां पे मास ज्यादा होगा उतना ही इसका ये डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, और ओवरऑल टर्म छोटी हो जाएगी। यानी कि ये छोटा होने का मतलब एंगल छोटा हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है। दैट मींस सर ये डिनोमिनेटर में है, जितना मास ज्यादा होगा, जितना मास सर ज्यादा होगा सर उतना डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। और सर किसी भी चीज का अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल टर्म जो है वो डिक्रीज होगी। ओवरऑल टर्म अगर डिक्रीज होगी दैट मींस एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मींस सर यहां से आप समझाने की कोशिश कर रही हो, जितना मास ज्यादा, जितना मास उतना एंगल छोटा, बस जितना मास ज्यादा उतना एंगल छोटा। आपकी जो है सारी टेंशन खत्म हो गई। सर आपने कहा था ये जो है एनालिसिस खत्म हो गया, हाँ क्या मैंने कहा, ध्यान से देखना बेटा, अगर चार्ज कुछ भी हो, चार्ज कुछ भी हो एंगल पे असर नहीं पड़ता है, चार्ज कुछ भी हो एंगल पे असर नहीं पड़ता है। दैट मीन अगर मास सेम होगा फिर चार्ज कुछ भी हो एंगल सेम होगा। लेकिन अगर मास अलग अलग होगा, अगर मास अलग अलग होगा तो एंगल अलग अलग होगा। समझ आ गया क्या कहना चाहते हो सर? थोड़ा आराम से जो है आप हमको लिखवा लीजिए। हाँ मैं लिखाता हूं, पहले जो है आप इतना नोट करिए, फिर मैं आपको अच्छे से वो लिखवाता हूं। तो चलिए, तो ठीक है, तो अब हम जो है इसके बाद अब एनालिसिस लिखेंगे जो हमें अभी तक समझ आ गया। क्या आपको इस लेक्चर में बहुत मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया इस लेक्चर को पढ़ाने में। आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा। तो सर आप लिखवा दीजिए वो जो है, आप सीधी एक बार लिखवा लीजिए, एक बार वो पॉइंट लिखवा लीजिए जिसको हम याद रखेंगे और हमें जो है इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो बेटा मैंने क्या कहा, अगर मास सेम है, अगर मास सेम है तो एंगल सेम रहेगा। मास सेम है तो एंगल सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा, चाहे चार्ज सेम हो या ना हो, चाहे चार्ज सेम हो या ना हो, चाहे चार्ज सेम हो या ना हो। समझ आ गया? यानी कि चार्ज कुछ भी हो, अगर मास सेम है एंगल सेम है, अगर मास अलग अलग एंगल अलग अलग। सर अगर मास अलग अलग है फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जिसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका एंगल कम, उसका एंगल कम, उसका एंगल क्या होगा सर, कम होगा। जिसका मास ज्यादा उसका एंगल कम। सर थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, थोड़ा क्या, मैं पूरा समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 5 kg है और ये दूसरा बॉब आपके पास 10 kg का बॉब है। तो बताइए कौन सा एंगल, इसको मैं बोलूंगा θ1, इसको बोलूंगा θ2, इसके ऊपर चार्ज Q1, इसके ऊपर चार्ज Q2। बताइए θ1 बड़ा होगा या θ2? आप पहले मुझे मास किसका बड़ा है? सर 10 kg बड़ा है, दैट मींस θ2 का मास ज्यादा, जितना मास ज्यादा एंगल उतना कम। दैट मींस जो है 10 kg बड़ा है, इस वजह से जो है θ2 जो है वो कम होगा θ1 से, क्योंकि जितना मास ज्यादा उतना एंगल कम, जितना मास ज्यादा उतना एंगल कम। अगर मास बराबर चाहे चार्ज कुछ भी हो आपका एंगल सेम रहेगा। क्या इतना क्लियर है? आई होप आपको जो है इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब जो है इसमें और एक टाइप के सवाल बनते हैं। मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे किसी भी टाइप का सवाल बन सकता है। अब हम देखेंगे थोड़ा और अलग टाइप के सवाल। पहले हमने देखा कि पूरा हम कैसे इसमें टेंशन निकालते, कैसे एंगल निकालते, फिर हमने एनालिसिस किया एंगल के ऊपर। ठीक है, कब एंगल सेम होगा, कब एंगल डिफरेंट होगा। अगर मास सेम है तो एंगल सेम रहेगा चाहे चार्ज कुछ भी हो, लेकिन अगर मास अलग अलग हुआ तो एंगल अलग अलग होगा। और अगर जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एंगल छोटा होगा। तो ओवरऑल जो है, जो हमने अभी तक 40-50 मिनट में जो डिस्कशन किया उनका जो क्रैक्स है वो यही एक पॉइंट है। अगर मास बराबर तो एंगल सेम, अगर मास
जिसका ज्यादा, सॉरी जिसका मास ज्यादा उसका एंगल होगा कम। ठीक है सर। और एक किस टाइप के सवाल बनेंगे, अरे देख बेटा किस टाइप के सवाल बनते हैं, देखना आराम से। ये हमारे पास जो है इस तरीके से जो हमारे पास है, एक बॉब यहाँ पर लटका हुआ है और दूसरा बॉब यहाँ पर लटका हुआ है। ठीक है सर। क्या करते हैं, दोनों का भी रहने दीजिए, मास सेम रहने दीजिए, कोई बात नहीं, दोनों का जो है चार्ज भी हम सेम ही रहने देते हैं। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। इधर जो है एंगल, दोनों का एंगल फिर क्या रहेगा सर, सेम रहेगा, क्योंकि अगर मास सेम है दोनों का एंगल सेम रहेगा। ठीक है, तो सर अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा। अब ये तो था जमीन पे, ये क्या था जमीन पे, ये भी अर्थ के ऊपर है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद हमने क्या किया, इफ होल सिस्टम इज टेकन इनटू द मून, मैं ये जो है इसको लेकर गया, पहले जमीन पे था, फिर मेरा शौक हुआ मैं आसमानों में उड़ने जाऊंगा और मून यानी कि चांद के ऊपर चला जाऊंगा, और चांद के ऊपर जाके मैंने इन दो चार्जेस को ऐसे रखा, तो मैंने देखा अब जो है मुझे देखना है इन दो एंगल्स पर क्या असर पड़ेगा। ऑब्वियसली ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, लेकिन क्या ये दोनों एंगल क्या ये कम हो जाएंगे, क्या ये एक दूसरे के पास पास आएंगे, या ये फर्दर दूर चले जाएंगे। मुझे देखना है मून पे ले जाने पर इन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं क्वेश्चन, इफ होल सिस्टम इज टेकन into moon, if whole system is taken onto moon। ठीक है, तो हमने जो है इस पूरे सिस्टम को पृथ्वी से लेकर चांद पे चले गए, पृथ्वी से उठाकर चांद पे ले गए। ठीक है, जैसे ही चांद पे ले गए तो क्या देखा, जो आंखों ने देखा उस पर कुछ भरोसा नहीं हुआ। ठीक है, किसकी बात कर रहे हो सर, आप सवाल की बात कर रहे हो या कहीं और आप खो चुके हो। नहीं, मैं अभी सवाल में ही खोया हुआ हूं। ठीक है सर, इसका मास है m, सर इसका चार्ज है q, सर इसका भी मास है m, सर इसका भी चार्ज है q। सर ये नया एंगल बता दीजिए आप, सर इस नए एंगल को हम θ1, इसको भी θ1 बोल दीजिए। तो सर ये एंगल छोटा होगा या बड़ा होगा, अरे भाई कैसे बोल रहे हो, सीधे एनालिसिस करेंगे ना। सर देखो आपने कहा यहां पर देखो, इसमें क्या है सर, इसमें है टेंशन, तो अगर ये θ1 तो सर ये भी कितना होगा θ1, एक कंपोनेंट इधर t cos θ1, सर एक कंपोनेंट इधर आएगा t sin θ1। अब मैं जल्दी कर रहा हूं, सर नीचे क्या लगेगा, सर नीचे लगेगा m1g, और यहीं पे आप हो जाओगे खत्म। m1g नहीं, m1g लगता है अर्थ पे, जैसे मून पे जाओगे तो इधर लगता है g/6, क्योंकि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 6 टाइम्स लेस होती है। दैट मींस इधर आपको बस इतना करना है g/6 बस, और इधर फोर्स लगेगा वो तो सीधे ही लगेगा kq² डिवाइड बाय r², यानी कि Fe। ठीक है, तो सर यहां से जल्दी आप बता दीजिए क्या होगा। सर t sin थीटा, ये वाला फोर्स उसके बराबर यानी कि Fe के बराबर। ठीक है सर, ऊपर वाला फोर्स जो है सर आपका t cos थीटा, सर वो थोड़ा चेंज हो गया है, m1g/6 हो गया है, दोनों को डिवाइड कर दो, t कैंसिल, sin अपॉन cos कितना आएगा सर वो आएगा tan थीटा 1 लिख लीजिए यहाँ पे, Fe अपॉन यहाँ पर देखो m1g डिवाइड बाय 6, तो ये जो है 6 अब ऊपर जाएगा, ये बनेगा 6Fe अपॉन m1g, और यहां पर अगर आप निकालते तो सॉरी mg, तो अगर आप देखते यहां पर जो आप tan थीटा है वो हमने निकाल चुके हैं, यहां पर tan थीटा किसके बराबर आया, डायरेक्टली Fe अपॉन mg के बराबर, और ये आ गया 6 टाइम्स, यहां पे tan थीटा Fe अपॉन mg, यहां पे tan थीटा Fe अपॉन सॉरी 6Fe अपॉन mg, यानी कि 6 टाइम्स वैल्यू बढ़ गई है, राइट हैंड साइड अगर बढ़ गई है दैट मींस θ1 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये 6 टाइम्स बढ़ गया, दैट मींस एंगल जो है वो इंक्रीज हुआ होगा, वो एंगल क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ। क्या वो 6 टाइम नहीं, 6 टाइम नहीं इंक्रीज हुआ, क्योंकि tan में वैल्यू को जाना है, लेकिन इंक्रीज हुआ होगा। क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। समझ आ गया, तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर हमारे पास ये सिस्टम ऐसे है, दो बॉब रखे हुए, दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, इनके बीच में कुछ एंगल है, जैसे ही हम होल सिस्टम को कहां पर ले जाते हैं, मून के ऊपर ले जाते, तो बताइए इनका नया एंगल क्या होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या इंक्रीज होगा, या नन ऑफ दीज, क्या होगा सर, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। सर अगर किसी ऐसी जगह ले जाए जहां पर जी जो है बढ़ जाए तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। अब हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले क्लियर हुआ, अगर मून पे ले जाएंगे क्योंकि वहां पे जी कम है, जी कम होने की वजह से एंगल जो है बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है।
ठीक है, आई होप आपने जो है स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। तो अब जो हम और एक सवाल लेते हैं। अब हम जो है लिफ्ट वाले सवाल लेंगे, लेकिन लिफ्ट वाले सवाल लेने से पहले मैं थोड़ा सा आपका 11th का कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करवाना चाहूंगा। ठीक है, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स देखो, थोड़ा सा मैं आपको जी इफेक्टिव का जो है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे यूज होगा इसका, तो मैं आपको जी इफेक्टिव है थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। देखो सर, अगर हमारे पास ऐसे एक लिफ्ट होगी, क्या होगी, ओ लिफ्ट में कोई बंदा ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का, मान लीजिए वैसे नहीं बैठ, ठीक है, ऐसा कोई बंदा बैठा हुआ है लिफ्ट में, ठीक है। हाँ सर, देखो बेटा, अगर जो है फॉर एग्जाम्पल ये लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है, किधर जा रही है, ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बताओ अब जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव क्या होगा। देखो मैं उसको प्रैक्टिकली आपको फील कराऊंगा। जब आप जो है, जैसे आप लिफ्ट में बैठते हो, जब लिफ्ट ऊपर जाता है, जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाता है तो आपको लग रहा होगा जैसे आपका वजन ज्यादा ज्यादा, आपको अपना आप जो है थोड़ा भारी लग रहा होगा। लेकिन एक बार जब लिफ्ट नीचे आता है तो आपको अपना आप बहुत हल्का लग रहा है। दैट मीन जैसे जैसे ऊपर जा रहे, जैसे जैसे ऊपर जा रहे, दैट मीन्स आपको अपना आप क्या लग रहा है, भारी लग रहा है। दैट मीन्स जी इफेक्टिव जी से क्या होता होगा, ज्यादा होता होगा। और ऐसा जो है प्लेन में भी महसूस करते हैं। देखो जैसे हम प्लेन जैसे जैसे पहले चढ़ता है तो थोड़ा अपना आप हमें वजन, ठीक है, थोड़ा लगता है हम जैसे ज्यादा वजन के हो गए। लेकिन एक बार जब वो अपनी पोजीशन पे पहुंचता है, फिर उसको क्या करना, तो फिर वो अपनी पोजीशन सीधी करता है। अपनी पोजीशन सीधी करने के लिए वो थोड़ा सा फ्री फॉल जैसा पोजीशन लेता है, और जैसे ही फ्री फॉल लगता है हमें लगता है हम जैसे नीचे से ही उतर गए और हमारा मास जो है बिल्कुल जीरो चला गया है। उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री फॉल बोलते हैं। हाँ सर समझ आ गया, थोड़ा सा आपने बताया। तो कहना क्या चाहते हो डायरेक्टली बताइए। जो सर जी इफेक्टिव है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर लिफ्ट ऊपर, अगर लिफ्ट की एक्सेलरेशन है, लिफ्ट कहीं भी जा रही हो शॉर्ट में, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, जी इफेक्टिव होगा G+2। जी आपको पता है या तो 9.8 या तो 10। दैट मींस ऊपर वाली एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्टली ए तो सीधे लिखेंगे G+A, ठीक है सर। और सर अगर जो है लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो सीधे लिखेंगे जी इफेक्टिव को हम G-A से जो है सर रिप्लेस करेंगे। क्या आपको इतना समझ आ गया। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो G+A, यानी कि अगर एक्सेलरेशन शॉर्ट में, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ G+A, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ G-A। क्लियर हो रहा है, हाँ सर समझ आ रहा है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। हम और एक सवाल की तरफ चल रहे हैं। चलिए और एक सवाल जो है आपकी स्क्रीन पे हम लेंगे। देखो अभी तक जो है सिस्टम हमारे पास इस तरीके से था, अभी तक इस सिस्टम को हम बिल्कुल जमीन के ऊपर रखे हुए थे, लेकिन अब जो है हमारे शौक थोड़े ज्यादा हो गए हैं। अब हम इसको जमीन से लिफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ सर लिफ्ट की तरफ ले जा रहे हो आप। देखिए मैं थोड़ा सा बनाता हूं, ये हमारे पास जो है लिफ्ट है, तो हमने इस पूरे सिस्टम को लिफ्ट में ले लिया सर। ठीक है सर, ठीक है सर। तो मैं जो है थोड़ा ज्यादा छेड़खानी नहीं करूंगा, दोनों का मास सेम रखूंगा, दोनों का चार्ज भी अभी सेम ही रखता हूं। क्लियर है इतना, दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, और मैं इनको एक लिफ्ट के अंदर बिठा दिया है, और मैंने उस लिफ्ट को ऊपर की तरफ डाल दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। दैट मींस एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो आप मुझे बोलो ये एंगल क्या बढ़ जाएगा या डिक्रीज होगा। आप बोलोगे सर सिंपल, देखिए अगर ये पहले जमीन पे था तो इनके बीच में एंगल था थीटा, तो क्या ये अब एंगल बढ़ेगा या ये एंगल डिक्रीज होगा। हाँ तो क्या कर रहे थे हम, देखो अब इन दोनों मासेस और इन दोनों के ऊपर चार्ज क्यू, और अब हमने इनको लिफ्ट में रखा। पहले इनके ऊपर एंगल था थीटा जब ये जमीन पे थे। अब जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगा तो लिफ्ट ऊपर जाने की वजह से अब देखो इनके ऊपर जो है कितना फोर्स लगेगा सर, इनके ऊपर लगेगा mg, नहीं mg नहीं, mg इफेक्टिव, ठीक है, mg लगता है जमीन पे। और जैसे लिफ्ट या किसी ऊपर वाली जैसे है मून पे, मार्स पे, यानी कि अदर ऑर्बिटल्स पे जैसे हम ले जाते तो वहां पे हम क्या लगाते, जी इफेक्टिव लगाते, ठीक है। तो जी इफेक्टिव, ठीक है सर, m इंटू सर जी इफेक्टिव क्या होगा सर, G+5 होगा, G+5 होगा। दैट मींस ये वाली वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये तो डिनोमिनेटर में होती है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सर यहाँ पे tan थीटा होता है Fe अपॉन, ठीक है, इधर जो नेट फोर्स लग रहा है वो यहां आता है, और नीचे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg+5, mg+5
5, दैट मींस डिनोमिनेटर बढ़ गया, और डिनोमिनेटर जैसे बढ़ेगा, डिनोमिनेटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले सिर्फ mg था, जब जमीन पे था सिर्फ mg था, अब mg प्लस 5, दैट मींस डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ। जैसे ही डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब भी वैल्यू डिक्रीज होगी तो tan थीटा क्या होगा, दैट मींस हमारे पास tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, जो हमारे पास tan थीटा है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम हो जाएगी। दैट मींस हमारा एंगल जो है ये छोटा हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या इतना क्लियरली समझ आ रहा है? हाँ सर, दैट मींस ये एंगल जो है हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस थीटा क्या होगा, थीटा हमारे पास डिक्रीज होगा। क्लियरली सर समझ आ गया? ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में मैं इसको आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा चेंज करता हूं। इस बार मैंने लिफ्ट को क्या किया, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दे दी 5, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दे दी 5, तो सर यहां पे लगेगा m, g इफेक्टिव होता है, नीचे जा रहा है g माइनस 5, g माइनस 5, तो सर जो हमारे पास tan थीटा होता है सर वो fe अपॉन m इंटू जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव की जगह g माइनस 5 आएगा। दैट मींस ये टर्म घट रही है, ये टर्म पहले mg, अब mg माइनस 5, दैट मींस वो नीचे वाला डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, tan थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस ओवरऑल टर्म क्या होगी, इंक्रीज हो, क्योंकि ये टर्म जितना डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा उतना ही टर्म इंक्रीज होगा, और tan थीटा जब इंक्रीज होता है दैट मींस थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये दोनों और दूर दूर भागना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, ये क्वेश्चन भी हमको जो है समझ आ गया है। सर और एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, मजा आ रहा है। तो देखिए इसके बाद जो है कभी कभी अगर जो है पार्टिकल अगर फ्री फॉल, इसके बाद मैं इसको फ्री फॉल करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, ठीक है। ये मैंने लिफ्ट लिया है, ये मैंने क्या लिया है, लिफ्ट लिया है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया आपने लिफ्ट लिया है। तो इसके ऊपर है, यहां पर हमारे पास मास m, चार्ज q, और इधर हमने फिर से और एक मास m और एक चार्ज q, इधर एंगल जो है थीटा, थीटा मानेंगे क्योंकि मास सेम है तो एंगल सेम रहेगा। लेकिन मैंने इस लिफ्ट को लिया और फ्री फॉल करवाया, यानी कि छोड़ दिया फ्री फॉल में, यानी कि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाती है g, जब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g होगी उसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो सर जैसे ही फ्री फॉल होगा, सर आप कह रहे हो यहां तो m g इफेक्टिव लगेगा, ठीक है सर। तो सर अगर मैं लिख दूं सर tan थीटा, tan थीटा, तो सर वो fe अपॉन g इफेक्टिव होगा, fe अपॉन m इंटू जी इफेक्टिव। हाँ सर, fe तो ऐसे ही रहेगा सर, ठीक है, m ऐसे ही रहेगा सर। g इफेक्टिव क्या आएगा सर, नीचे उतर रहा है g, और किस एक्सेलरेशन से उतर रहा है, g, तो सर ये तो आ गया fe अपॉन g माइनस g, 0, तो ये तो सर इंफिनिटी हो गया। दैट मींस ये किसको टैन कर रहा है, इंफिनिटी को टैन कर रहा है। दैट मींस जैसे ही tan जो है इंफिनिटी को टैन करेगा, दैट मींस tan कब होता है इंफिनिटी, tan थीटा इंफिनिटी होता है जब थीटा होता है 90 डिग्री। दैट मींस ये दोनों चार्ज पार्टिकल एकदम ऐसे दूर दूर चले गए होंगे, और दोनों, एक चार्ज पार्टिकल इधर पहुंचा होगा, दूसरा पार्टिकल इधर पहुंचा होगा। दैट मींस ये एंगल भी क्या बन गया, 90 डिग्री, और ये एंगल भी 90 डिग्री। देखो मैं फिर से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस तरीके से थे, ऐसे थे, ठीक है, समझ आ गया, ऐसे थे जमीन पे। लेकिन जैसे मैंने इनको लिफ्ट में बिठाया तो ये दोनों क्या हो गए, ये पहले ऐसे थे, ये पहले ऐसे थे, जैसे लिफ्ट में बिठाया ये ऐसे हो गए, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल बन गया। दैट मींस ये उठ के ऐसे चला गया, ठीक है सर, और ये सर ऐसे चला गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। इसका मास m, चार्ज q, सर इसका मास m, सर चार्ज q। सर आपने कहा था इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ l है, ठीक है, ठीक है। तो देखो जब मेरे हाथ की लेंथ l है, ऐसे हो जाएगा तो क्या लेंथ चेंज होगी, नहीं, ये l ही रहेगी। दैट मीन यहां से यहां तक की लेंथ भी l होगी, बहुत बढ़िया, यहां से यहां तक की लेंथ भी l होगी। इतना क्लियर हुआ? दैट मीन जैसे मैंने फ्री फॉल करवाया ये बन गया fe अपॉन 0, दैट मीन इंफिनिटी, एंगल बनेंगे 90, दोनों एंगल बनेंगे 90, तो इनके बीच में जो एंगल आपस में इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और ये है आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन। जैसे हमने दो पार्टिकल्स को, ऐसे दो चार्ज पार्टिकल थे और उनको फ्री फॉल करवाया, फ्री फॉल लिखे या आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिखे, तो दोनों का मतलब यही होता है, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हम लिखते हैं। तो जब ऐसा होगा तो दो चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और ओवरऑल इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो उसने पूछा था दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना एंगल होगा, तो आंसर होगा 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन जो है आपके जे एडवांस ने पूछा हुआ सवाल है। क्या क्लियर है? आपको लग रहा है बहुत मक्खन सवाल हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो दूसरी चीज उसने टेंशन पूछी थी, अब जब ये दो चार्ज पार्टिकल ऐसे हो गए, वो भी चार्ज को दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे। तो जैसे रिपल कर रहे होंगे, रस्सी में क्या डेवलप हुई होगी, टेंशन।
ठीक है, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो इधर कौन सी फोर्स लग रही है, Fe, और अंदर की तरफ फोर्स लग रही है टेंशन। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है दोनों फोर्सेस को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है सर, दैट मींस आप कह रहे हो टेंशन को बराबर होने पड़ेगा Fe के। तो सर ठीक है, लिख लीजिए टेंशन बराबर Fe कितना है हमारे पास K, इसके ऊपर चार्ज Q, उसके ऊपर चार्ज Q, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक L, दैट मींस 2L का होल स्क्वायर होगा। अगर हम क्लियरली इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा K Q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4L स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है आंसर बनेगा इसका। क्लियर हुआ? दैट मींस ये जो है पूरा जे एडवांस का सवाल था। क्लियर हुआ? चाहे वो फ्री फॉल बोले, याद रखना, अगर उसने फ्री फॉल बोला तो भी यही हमें करना है, या अगर उसने बोला हमने इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट में डाला तो भी आंसर यही होता है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी हो जाती है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा, अब हम जो है एक बेहतरीन क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम हमने क्या किया, इस सिस्टम को जो है पूरा हमने तहस नहस किया। एक बार लिफ्ट के ले गए, एक बार जो है मून के ऊपर ले गए, एक बार लिफ्ट में नीचे भेज दिया, एक बार सैटेलाइट के ऊपर रखा। अब जो है इस सिस्टम को एक और जगह लेना चाहते हैं। अब इसको पानी के अंदर डुबाएंगे, तो पानी के अंदर अगर हम इसको डुबाएंगे तो क्या होगा, उसको हम एनालाइज करेंगे। इफ द होल सिस्टम इज डिपेंडेंट टू द वाटर, अगर हम इस पूरे सिस्टम को वाटर में डुबो देते हैं, मैं समझा रहा हूं तब तक आप नोट कर लीजिए। होल जिसका यहां पे whose डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बीटा। हमें पता है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 के आसपास होता है, लेकिन हम यहाँ पे न्यूमेरिकल से सॉल्व नहीं करना चाहते। हम इसको जो है जनरल तरीके में सॉल्व करेंगे, फिर वो कुछ भी दे दे हम वहां पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल पाएंगे। तो उसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम क्या मानते हैं बेटा, बीटा मान लेते हैं। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मानेंगे, बीटा। ठीक है, तो ये सिस्टम था, पूरे सिस्टम को किस में डुबाया, पानी में। तो देखो यार, मैंने आपको कुछ भी नहीं रटवाया इस सवाल में। जनरली आप देखोगे ये सवाल करवाते फिर बोलते हैं याद करो, हम इसमें जो है कुछ भी याद नहीं करेंगे, जनरली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, यहां पर आप देखिए सर, आपने यहां पर जो है ये स्फीयर रखा है, ये बहुत छोटा होता है, दैट मींस यहां पर बायोंसी नहीं लगेगी। यहां पर आपको क्या है, बायोंसी को नेग्लेक्ट करना है, बायोंसी नेग्लेक्टेड। ठीक है, यहां पर बायोंसी नहीं लगेगी। सर अगर बायोंसी लगेगी तो कैसे करेंगे, वो सवाल इसके बाद करेंगे। उसमें हमें वो स्फीयर बोलेगा, उनकी रेडियस वगैरह दी हुई, डेंसिटी दी होगी, तो तब हम वो सवाल कर सकते हैं। जनरली वो सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक बार मेज ने पूछा था इसलिए करना जरूरी है, नीट वगैरह में नहीं पूछा है। ठीक है, क्लियरली, ठीक है, समझ जाए। सर क्या करना है, हाँ सर ये जो है इसका मास है m, तो जब इसका मास है तो इसको सर नीचे जो है mg फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है सर, समझ गए। सर इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज क्यू, सर ये इसको इधर फोर्स लगाएगा Fe। सर कितना वैल्यू होगा सर इसका, के। सर इसका चार्ज कितना है, क्यू, उसका चार्ज भी क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन, इनके बीच में हम फिलहाल मानते हैं आर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या सर यही होगा, नहीं, ये होता अगर ये वैक्यूम में थे, लेकिन अब ये एक मीडियम के अंदर आ गए हैं जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट बीटा है, दैट मींस इसको बीटा से क्या होगा, डिवाइड होगा, बस इतना चेंज होगा इसमें। ठीक है सर, ठीक है, ये तो बहुत आसान हो रहा है। सर ये इसमें होगा सर टेंशन टी। ठीक है सर, अगर ये एंगल थीटा तो सर ये एंगल भी थीटा। टी का इधर वाला कंपोनेंट सर टी कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। सर एक कंपोनेंट इधर आएगा टी साइन थीटा। ठीक है सर ये इक्विलिब्रियम में है, ये फोर्स इस फोर्स के बराबर कर दे। सर अगर बायोंसी होती तो फिर ऊपर और एक फोर्स लगता, लेकिन क्या वो हम भी करेंगे, नहीं करेंगे, उसको हम थोड़ा बाद में करेंगे। इसके बाद वाला सवाल बायोंसी के ऊपर करवाएंगे, लेकिन 90% सवाल ऐसे पूछा जाता है। कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है तो वो बायोंसी भी उसमें डाल देता है, तो वो भी हम दिखाएंगे। बहुत आसान है, कुछ चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत इसमें चेंज होगा। ठीक है सर इधर क्या लग रहा है फोर्स, सर इधर फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा। ठीक है सर, वो उधर फोर्स क्या लग रहा है, सर उधर Fe है, तो Fe को लिख लेते हैं, फिलहाल हम Fe लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड में सर ऊपर क्या लग रहा है, टी कॉस थीटा। ठीक है सर, नीचे सर फोर्स लग रहा है mg, बहुत बढ़िया सर, दोनों को डिवाइड मार दे, हाँ, टी और टी कैंसल, साइन अपॉन कॉस tan थीटा। तो सर हमें यहां तक मिल रहा है tan थीटा। ठीक है सर, ऊपर Fe है, तो Fe की वैल्यू एक बार पुट कर दीजिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, डिवाइड में ऑलरेडी है mg, तो अब मैं इसको इधर ही लिखता हूं mg। दैट मींस यहां पर हमको मिल रहा है tan थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन mg बीटा आर स्क्वायर।
तो ये हमको जो है tan थीटा की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद वो कुछ भी पूछे हम अब इसमें निकाल सकते हैं, चाहे वो अब इसमें एफ ही पूछे क्या पूछे, ये आपको पता होगा, ये एल है, एक कंपोनेंट इधर एल कॉस थीटा, इधर एल साइन थीटा, तो ये भी एल साइन थीटा। आर के बदले आप 2 एल साइन थीटा डालोगे तो आपको एफ की वैल्यू जो है पूरी मिल जाएगी। आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे, सारा के की, क्यू की, एम की, सबकी वैल्यू जब आप डालोगे तो आपको थीटा मिलेगा। थीटा मिलेगा तो फिर जो आप टेंशन भी निकाल सकते हो वैसे ही पुराने वाले तरीके से। तो सर कैसे निकालेंगे? सर सीधे आप मैं डायरेक्टली इधर लिखूंगा टेंशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, यहाँ पर जो फोर्स है mg इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जो पूरा स्क्वायर है उस यहाँ पर जो पूरा फोर्स है उसका स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन बीटा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप इनमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको टेंशन की भी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। क्या आपको मजा आ गया ऐसा सवाल करके? हाँ सर, लेकिन सर हम और मजा लेना चाहते हैं तो फिर आप बायोन्सी भी इसमें इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, ठीक है? तो अब मैं इसके बाद पहले आप इसको नोट कर दीजिए, इसके बाद जो है अब मैं इसको बायोन्सी भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आई होप आपने जो है इसको नोट कर लिया होगा। अब में हम इसको जो है बायोन्सी भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है? हाँ सर, देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है? देखिए देखिए, आप भी तब तक जो है इसको बना लीजिए। देखो ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास देखो बॉब क्या होगा, जनरली सॉलिड होगा, बॉब होगा सॉलिड, लोहे का होगा या मेटल वगैरह का ये होगा, ठीक है सर? इसका भी सर आप रख लीजिए मास है, और चार्ज जो है आप इसका क्यू रख लीजिए, ठीक है सर? तो सर आप कह रहे थे कुछ इसमें चेंज होगा, अब मैं मान रहा हूं इसमें बायोन्सी भी लगेगी। क्या लगेगी? बायोन्सी भी, ठीक है सर? तो क्या सर चेंज हो? कुछ चेंज नहीं होगा, मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा, बस आप आराम से देखते रहिए। इसका मास है हम, तो देखो सबसे पहले इसको नीचे लगेगा mg। हाँ सर, इतना हम समझ गए सर। इसमें है t, इसमें है t, तो सर इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे सर। देखो सर, अगर ये थीटा है तो सर ये भी थीटा होगा सर। इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा सर t cos थीटा, हाँ सर। एक कंपोनेंट सर इधर आएगा t sin थीटा, ठीक है सर? ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे और फोर्स लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इतना ही लगता अगर मीडियम नहीं होता, मीडियम होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड होगा, और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास इधर क्या है, बीटा के बराबर है। क्लियर हुआ? हाँ सर, इतना समझ आ गया है। इज इट क्लियर सर? हाँ, लेकिन अब इसमें एक चीज और लगेगी, बायोन्सी, क्योंकि इसको पानी जो है ऊपर की तरफ धक्का देगा, जिसको हम बायोन्सी बोलते हैं, तो वो भी ऊपर लगेगा। दैट मींस ऊपर इसको अब लगेगा एफ बी, बायोन्सी फोर्स भी इसको ऊपर लगेगा। वो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम मानते हैं रो एल, या हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम मानेंगे रो एस, ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? पूरा इस स्फीयर का जितना वॉल्यूम है वो सारा तो डिस्प्लेस हुआ, वो सारा पानी के अंदर है ना। दैट मींस वो पूरा जो इसका वॉल्यूम होगा स्फीयर का, वो पूरा क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया है। क्लियर है सर? ठीक है सर, अब बताइए सर कैसे करेंगे? कुछ नहीं, देखो इधर क्या फोर्स लग रही है सर, टी साइन थीटा, ठीक है? इधर लग रही है सर टी साइन थीटा वाली फोर्स सर, उधर लग रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन बीटा आर स्क्वायर, ठीक है सर? ये तो समझ आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये तो ठीक है। बस ऊपर वाला बता दीजिए सर। ऊपर जो है, ऊपर अब दो फोर्सेस लग रहे हैं। क्या लग रहा है ऊपर? एक तो लग रहा है बायोन्सी फोर्स, एक तो लग रहा है टी कॉस थीटा, ठीक है? और नीचे क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है सिर्फ बेचारा mg। क्लियर है इतना? हाँ सर। तो सर आप इसको टी कॉस थीटा को इधर रखिए, एफ बी को उधर भेज दे। टी कॉस थीटा इक्वल टू, एक तो है यहाँ पे mg और ये माइनस होगा इसमें एफ बी। तो दैट मींस दूसरी इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। तो अगर मैं इनको फिर से लिखूं और डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे मिल रहा है? टी साइन थीटा, टी साइन किसके बराबर मिल रही? के क्यू स्क्वायर अपॉन बीटा आर स्क्वायर, ठीक है सर? डिवाइड में क्या है आपके पास? टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, ठीक है सर? वो किसके बराबर आप कर रहे हो? वो मैं कर रहा हूं mg माइनस एफ बी के बराबर। दोनों को डिवाइड करेंगे, टी टी कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सर? tan थीटा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो सर ऊपर बच रहा है के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर, और सर नीचे हमारे पास बच रहा है बीटा आर स्क्वायर, तो ऑलरेडी बच रहा है, और नीचे आ जाएगा ये mg माइनस एफ बी। क्लियर है इतना? हाँ सर। तो देखना अब हम इसको कैसे जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखना। tan थीटा इज इक्वल टू के
क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, बीटा ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। एम जी ये किसका मास है? सॉलिड का मास। क्या मैं लिख सकता हूं, यहां पे देखिए क्या मैं लिख सकता हूं, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये एम किसका है? ये है सॉलिड का मास। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सॉलिड का मास, मास ऑफ सॉलिड, क्या मैं लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूरा डिस्प्लेस हुआ है तो मैं इसको वीडी ही लिख सकता हूं या सिर्फ वी लिखता हूं। यानी कि मास ऑफ सॉलिड की जगह मैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। यानी कि मैं इधर लिखूंगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम। ठीक है, हाँ सर। माइ इनटू में है जी, इनटू में है जी, माइनस एफ बी। बयान क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम तो डिस्प्लेस होगा जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा। दैट मींस जितना इस बॉब का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम तो डिस्प्लेस हुआ, दैट मींस वो तो v के बराबर ही आ जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ? बस यही एक चीज इसमें समझने की, देखो जितना बॉब का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम तो पानी वो जगह पकड़ेगा पानी में, दैट मींस वही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। जितना बॉब का वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, दैट मींस ये दोनों v क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, और सर इनके पास होता है g, और इनके पास होता है g। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। थोड़ा सा अगर मैं इसमें थोड़ी सी चीज जो है वो, और एक चीज मैं इसमें जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहूं, देख रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं इसमें। फिलहाल तो हम के क्यू स्क्वायर को जो है ऐसे ही रहने देते हैं, बीटा आर स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूं इनमें जो है कुछ चीजें हम कॉमन निकालें। देखो मास हमारे पास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और अगर मैं इसको भी क्या करूं, इसको भी रो एस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड से इंटू भी करूंगा और एक बार डिवाइड भी करूंगा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। सर इससे क्या चेंज होगा? देखो ध्यान से देखना इससे क्या चेंज होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सा रिजल्ट हमको मिलेगा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ध्यान से देखना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम हो गया मास इनटू जी, तो ये मिल गया हमको mg मिल गया कॉमन। तो अगर मैंने इसका mg निकाल लिया कॉमन तो इधर क्या बच गया? 1। देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम हो गया m इनटू g, mg इसको कॉमन निकाला, यहां बचा 1 माइनस, फिर से देखना डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू g, ये क्या बन गया हमारे पास? mg, ये हो गया mg, इसको मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा? रो एल अपॉन बच गया रो एस। दैट मींस ये जो टर्म हमको मिल गई, बहुत खूबसूरत टर्म हमको यहां पर मिल जाती है। दैट मींस हमको जो है tan थीटा मिलेगा के क्यू स्क्वायर। अब मैं इसको सीधे लिखूंगा एफ ई, के क्यू स्क्वायर को क्या मैं लिखूंगा? एफ ई अपॉन बीटा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनटू में आएगा एम जी। ठीक है, इनटू में आ गया एम जी, और सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर भी है, एम जी आर स्क्वायर, इनटू में 1 माइनस रो एल अपॉन में रो एस। काफी बार जो है आप देखोगे या तो ये चीज आपको डायरेक्टली पूछेगा इसकी एक्सप्रेशन, या तो वो आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड देके इस tan थीटा की वैल्यू निकालने को बोलेगा। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में। क्लियर हुआ? तो आपको ये दिमाग में रखना है, तो अगले लेक्चर में जो है हम वो क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन तब तक आपको ये चीज जो है दिमाग में रखनी है। क्या क्लियर हो रहा है? क्या मजा आ रहा है? अच्छा आ रहा है मजा? बहुत बढ़िया, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब जो है इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि 1 घंटा 17 मिनट के आसपास हो चुका है, थोड़ा लंबा लेक्चर जाएगा। तो इसके बाद जो है अगला टॉपिक हम देखेंगे। इसके बाद अब जो हम स्टेबिलिटी देखेंगे 3 चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। वहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस पॉइंट पे हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, कहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, वो सवाल हम डिस्कस करेंगे। और 2 सवाल हम करेंगे जिसमें एसएचएम वगैरह भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप देखो कि 3 पार्टिकल सिस्टम में एक जगह हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, तो उसमें टाइम पीरियड कितना होगा उस पर सवाल पूछे जाते हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और कूलम्बस लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो मैं चाहूंगा उसको छोटा ही लेक्चर जो है मैं आपको दूं 40-45 मिनट का, और फर्दर फिर हम आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसका आपको इंतजार होगा, उसके ऊपर हम आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर एंड हैविंग द पेशेंस विथ मी।